नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्वामी एक पहेली है। पिछले हफ्ते उन्होंने उम्र के 80 साल पूरे किए हैं, पर वे हमेशा की तरह दृढ़ता से भरे और विवादास्पद बने हुए हैं। लेकिन अपने पार्टी सहयोगियों की तरह उन्हें आप पार्टी चलाने वालों के सामने समर्पण की मुद्रा में नहीं पाएंगे। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं। वे हर मुद्दे पर बोलते हैं, बिना यह परवाह किए कि कौन आहत हो रहा है। मैं ज्यादातर मुद्दों पर स्वामी से सहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे अर्थशास्त्र पर उनके विचार हमेशा दिलचस्प लगते हैं। उन्हें मुकम्मल जानकारी रहती है और वे हठधर्मिता की हद तक मौलिक हैं। अपने पसंदीदा राजनेता डोनाल्ड ट्रंप की तरह स्वामी धुर दक्षिणपंथी नजरिए से बोलते हैं और इतने सरल आइडिया सामने रखते हैं कि आक्रोश उमड़ पड़ता है। हिंदुत्व और गांधी परिवार पर बयानबाजी की आप अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन जब वे अर्थशास्त्र पर बोलते हैं तो उन्हें गौर से सुनिए, क्योंकि स्वामी अर्थशास्त्र को ज्यादातर राजनेताओं की तुलना में बेहतर समझते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज के दिनों के मेरे सहपाठी और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्र ने एक बार अविक सरकार के निवास पर डिनर के दौरान मुझे कहा था कि हार्वर्ड में उन्हें जिन लोगों ने पढ़ाया उनमें स्वामी सर्वश्रेष्ठ थे, जबकि उन्हें पढ़ाने वालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी अर्थशास्त्र पॉल सैमुएल्सन शामिल थे। 30 साल या उससे पहले वीर संघवी ने उन्हें अपनी मैगजीन के कवर पर बतौर भावी प्रधानमंत्री प्रकाशित किया था। मैंने भी चंद्रशेखर के कार्यकाल में उन्हें ऐसे मंत्री के रूप में कवर पर प्रकाशित किया था जो बुनियादी सुधारों की पेशकश कर रहा था। खेद है कि सरकार जल्दी गिरी। काश वह सत्ता में स्वामी की गंभीर भूमिका का अंतिम दौर न होता। चंद्रशेखर और वाजपेयी के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने हाल ही में उन दिनों के बारे में संस्मरण लिखा है जब स्वामी शबाब पर थे और कैसे वे उनसे बचने में जैसे तैसे कामयाब हुए थे। साफ है, मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान स्वामी के बाहर रहने की बजाय उनके साथ रहने में खुद को सुरक्षित महसूस करता है, चाहे स्वामी गाहे बगाहे उन पर तंज ही क्यों न कसते हों। वित्त मंत्री बनने का उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वे जोखिम भरा विकल्प रहे हैं। ऐसे बेबाक व्यक्तिवादी जो अनुशासन की खिल्ली उड़ाते हैं, वे सिर्फ यह चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए। प्रायः वे जो कहते हैं वह सुनने लायक होता है। निश्चित ही अर्थशास्त्र के मामले में इसका काफी कुछ उनके आसपास के शौर में गुम हो जाता है। सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फॉलोइंग है, ट्विटर पर 80 लाख, लेकिन वहां भी हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता।
स्वामी के सुधारवादी एजेंडे के मूल में व्यक्तिगत आयकर खत्म करने का सरल सा विचार है। उनकी दलील है कि सिर्फ इससे ही हमारी ज्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बचत को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और निवेश चक्र बहाल करने में मदद मिलेगी। जब निजी निवेश सर्वकालिक निम्नतम बिंदु पर है तो आयकर निरर्थक होने की स्वामी की थ्योरी अब बेतुकी नहीं लगती। राजनीतिक रूप से यह शानदार आइडिया है। ऐसा ही उपभोग पर टैक्स लगाने का उनका विचार है। पहली बार जब उन्होंने इसे पेश किया था तो यह विचित्र लगता था, लेकिन यह काफी कुछ जीएसटी जैसा है, पर उसमें जीएसटी जैसी जटिलताएं नहीं हैं। प्रधानमंत्री के विजन प्लान को अमल में लाने वाले नौकरशाहों ने हर चीज को भयानक जटिल बना दिया है। सबसे चतुर कर सलाहकार भी आपसे कहेगा कि उसे कुछ पता नहीं कि कौन सी चीज नियम कायदों में पास हो जाएगी और कौन सी नहीं। होशियारी से की गई टैक्स प्लानिंग पूरी दुनिया में वैध है, पर यहाँ उसे कर चोरी के रूप में देखा जाता है। वही हाल एंजल इन्वेस्टमेंट यानी मदद के इरादे से किए निवेश का है। रातों रात स्टार्टअप्स को पूरी तरह वैध निवेश के लिए कानूनी नोटिस मिल जाता है। दूसरी तरफ बिजनेस में नाकामी को आपराधिक कृत्य माना जा रहा है। जिन लोगों ने एक वक्त देश के शानदार ब्रांड निर्मित किए, उन्हें ठग समझा जा रहा है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कंपनियां अचानक कर्ज के फंदे में फंस गई है, जो उन्हीं बैंकों की हठधर्मी से निर्मित हुआ है। विलय के जरिए जिन्हें पुनर्जीवित करने की सरकार कोशिश कर रही है, इसे ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर सिस्टम इतना जटिल व उद्यमशीलता के प्रति संदेह से भरा है कि दूसरी राह पर चलना इतना आसान नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।